बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तार और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हफ्ते का आज पहला रोज़ है, उम्मीद करते हैं खैरियत से गुजरे आप लोगों को और अच्छा गुजरे। अच्छा क्यों नहीं गुजरेगा, मौसम इतना अच्छा, मौसम बड़ा बेहतरीन है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। हो सकता है आपके इलाके में इस वक्त बारिश हो रही हो और दूसरे इंतजार कर रहे हो कि हमारे एरिया में भी बारिश हो। प्री मानसून का सिलसिला ना वो अब शुरू हो चुका है। अब तो मानसून शुरू हो बिल्कुल तो अब बारिशें शुरू हो जाएंगी और आप खूब इंजॉय करें। आप लोग घरों में रहकर चाय शाय पिए, नाश्ता करें, खूब इंजॉय करें मौसम। गर्मी का जोर जो है वो भी अब टूट रहा है, तो ये अच्छी बात है। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो, लेकिन कराची में जब बारिश हुई है तो वही वाला मामला हुआ है कि इलेक्ट्रिक जो है वहाँ से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी कि जैसे ही बारिश की पहली बूंद क्या गिरी बिजली चली गई। अच्छा, लेकिन हमजा अब ये तो मामला है ना, अब तुम थोड़ा सा तरफ जा रहे हो, मौसम को एंजॉय करना चाहिए है ना। अच्छा, इतना अच्छा मौसम है तो मेरा ख्याल काश हमें बाकी सारे एंजॉय करने भी बिल्कुल करने देना भी चाहिए। लेकिन अब जो लोग घरों में बैठे हैं उनको चाहिए एक साथ बैठें और खुशी के साथ बैठें, क्योंकि जो तन्हाई है वो भी अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल, ये अहम नुक्ता जो इकरा ने उठाया, ये हम एक रिसर्च दोनों देख रहे थे। सिंगापुर में ये रिसर्च की गई है और इसका मेन फोकस जापान और सिंगापुर को रखा गया। अब वो क्या रिसर्च है? वो रिसर्च ये है कि हमारे बुजुर्ग जो बूढ़े लोग हैं वो लोग अगर तन्हाई का शिकार हो जाएं तो उनकी उम्र कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी वो अब देखें ना कि सिचुएशन कैसी है। एक इंसान जब एक इस एज को जाता है उसको चाहिए, उसको होता है कि उसकी कंपनी हो, उसके साथ घर वाले बैठे आके, बच्चे वो बड़े जितने भी लोग हैं उनको कंपनी दें और उनसे उससे ये होता है कि वो लोग खुश होते हैं। लेकिन अगर जब वो जिंदा रहते हैं, हाँ, जिंदा दिल जिंदा रहता है। बिल्कुल, अब एक एनवायरनमेंट ऐसा इंसान को मिले तो वो इंसान की उम्र खुद ब खुद ही वो खुशी से इंसान की उम्र बढ़ती है। मुख्य फैक्टर्स क्या थे वो भी बताते हैं ना। मुख्य फैक्टर्स जो थे वो ये थे कि ऐसा होता है कि जब इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है, खासतौर पे बुढ़ापे में, और वो लोग जो रिटायरमेंट की एज के बाद अकेले रह जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं रह जाती, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं, उनको मुख्तलिफ मरज़ लाहक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। ज़हनी तौर पर जो है वो थोड़े से टेंस रहना शुरू हो जाते हैं कि जी कि हमारे पास तो कोई है नहीं, बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आपको वक्त दें, बात करने के लिए कोई नहीं होता। फिर ऐसे लोग जो तन्हाई का शिकार होते हैं वो उन लोगों से, उम्र अगर एक जैसी भी हो, जिनको कोई लोग मैसर होते हैं जो ज़रा वॉक पे जा रहे होते हैं, उनसे पहले चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, लोगों के नाम भूलना शुरू हो जाते हैं उनको, और फिर क्या होता है इकरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। हेल्थ खराब होती है इन्हीं चीज़ों की वजह से, उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है और वो लोग जो है फिर उनकी जो कहते हैं ना एज फैक्टर जो है, जो शरह अमवात को कहते हैं, फिर उन लोगों की बढ़ जाती है, उनकी ज़िंदगी जो है वो कम हो जाती है। कम होने का मतलब यही है ना, कम होने का मतलब फिर यही है कि जब इंसान टेंस होगा और मुख्तलिफ उसको बीमारियाँ परेशानियाँ लाहक हो जाएंगी, और इससे परेशानी से तो कितनी ज़्यादा बीमारियाँ लाहक होती हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आती हैं। उनको उठने बैठने तक के मसाइल शुरू हो जाते हैं ना, कि आप देखते हैं कि जी कि फलां शख्स 2 साल पहले तो बिल्कुल ठीक था, घर बैठा, घर बैठने के बाद तो पता नहीं उसकी सेहत को क्या हुआ। वो तन्हाई एक उन्होंने फैक्टर निकाला है। और अब सिंगापुर के अंदर तो बहुत सारी बुजुर्गों के लिए पॉलिसीज अलग बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर अब काम शुरू कर दिया गया। उसके लिए तो एक वजीर जो है जापान में वो भी बुजुर्गों के लिए एक वजीर बना दिया गया है कि जी के जो बुजुर्गों के मसाइल को देख रहा होगा। साथ ही उन्होंने जब हमारे एरिया को टच किया उस रिसर्च के अंदर, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे ही कम है अगर बाकी जगहों पे देखा जाए। यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि सेहत की वैसी सहूलियात मुयस्सर नहीं है, खाना वैसा मुयस्सर नहीं है, परेशानियाँ और वो अच्छे मुआशरों के अंदर भी फर्क पड़ता है। तो बुजुर्गों को टाइम दीजिए, इसका क्रक्स ये है, इसका लुब्बे लुबाब ये है, इससे हमें हासिल ये होता है, अपने बुजुर्गों के लिए वक्त निकालिए। उनको आपके सिर्फ वक्त की जरूरत होती है, वो जिंदगी गुजार के आपकी तरफ देख रहे होते हैं। और बिल्कुल, और आपका जो वक्त है वो उनकी खुशी का बाइस बनता है और उनकी जिंदगी को जो है ना, आप कह लें कि उनका जो टाइम पीरियड है ना वो और बढ़ा देता है। हाँ जी, आपके पास, हम जानते हैं, टाइम नहीं होता, आपने नेटफ्लिक्स भी देखना होता है, आपने गेम्स भी जो है अपनी खेलनी होती हैं, आपने क्रिकेट मैचेस भी देखने होते हैं, आपने यूरो
कप का फाइनल भी देखना होगा, लेकिन वक्त जरूर अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वक्त निकालना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी सेहत आप लोगों के हाथ में भी है किसी हद तक, कि आप उनको खुश रख सकते हैं, उनके दिल को ज़िंदा रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं हम अपने बुजुर्गों के लिए वक्त निकालेंगे, उनको टाइम देंगे ताकि वो खुश रह सके, और अब साथ साथ उनको इज्जत भी देंगे। और अब ये इज्जत ही है कि आप उनके लिए वक्त निकाल लें। पहली इज्जत तो यही है कि आप उनको इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। खैर, हम बात तो करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से ही, क्योंकि जो कल शरह सामने आई थी वो तो 4% से फिर से बढ़ गई है। हम मुस्बत केसेस की शरह की बात कर रहे हैं ना, कल 4% से जायद हो गई थी। आज जो आई है उसमें 3.84% है मुस्बत केसेस की शरह। आज ये जो अब 24 घंटे शुरू हुए हैं, इन 24 घंटे का जब डेटा सामने आएगा, कल जब हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा, पता लगेगा कि क्या 4% से ऊपर हम बाकायदा तौर पे जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसी अगर हम इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर डेल्टा समेत कोरोना की जो 4 वेरिएंट्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और लाहौर में बरतानवी वायरस की मौजूदगी की भी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमसा एक और बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि अवाम जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है। अगर सैटरडे की बात करें, मैं जब सैटरडे मार्केट में विज़िट किया तो मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर लोगों ने मास्क भी नहीं पहनते। अगर उन्हें किसी को कह दे कि मास्क पहने तो वो माइंड कर रहे थे, और उनको अच्छा नहीं लगता कि हमें ये कहा जा रहा है कि मास्क पहने, जो कि बड़ी बुरी सूरत हाल थी। क्या किया? मैंने फिर मैंने तो उन्हें कहा भाई आप मास्क लगाएं, अब तो भारतीय जो वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट का कहा जा रहा है, वो भी इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो आप कुछ खौफ करें, अपनों का नहीं तो दूसरों का ख्याल कर लें। मतलब आप लोग मास्क के बगैर घूम रहे हैं, और मतलब कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो डबल मास्क की तरफ जाना चाहिए आपको और हमें सबको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये हमें खुद सोचना चाहिए। खैर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इकरा भी बात कर रही थी, तो इस्लामाबाद का मॉडल कॉलेज जो है और PWD कैंपस एकेडमी कोरोना केसेस निकल आने के बाद हुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं, और महकमा सेहत ने ज़िला रावलपिंडी के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ भी दे दी है। अच्छा, उधर से क्या हुआ है कि जी डेल्टा के केसेस जो हैं वो सामने आए, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। और उसके अलावा सरबरा जो NCOC असद उमर साहब, उन्होंने कहा है कि 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को कोरोना से ज़्यादा ख़तरा है, ऐसे तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन जल्द लगवानी चाहिए। और NCOC ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बायस तमाम सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए हिदायत जारी की हैं। मास्क का इस्तेमाल हो, समाजी फासला हो, हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। मवेशी मंडियाँ, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त ईद उल अज़हा आने वाली है, और इस वक्त कल बहुत ज़्यादा रश था, हमने देखा। SOPs के नफाज के लिए भी अहकाम जारी किए हैं वहाँ पर कि SOPs का ख्याल रखा जाए। ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी। और NCOC ने यह भी कहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग जा रहे हैं सयाह, होटल्स की बुकिंग करा रहे हैं, वहाँ पर होटल्स की बुकिंग के लिए उन सयाहों को वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। ये लाजमी उन्होंने करार दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए रेस्टोरेंट्स की, जिम्स की, सिनेमा हाउसेस की और शादी हॉल्स की, तो वहाँ पर इंतज़ामिया और आने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन अब लाजमी करार दे दिया। अच्छा, इसी दौरान पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कह रही है कि पाकिस्तान में भारतीय डेल्टा वायरस जो है फैलने का खदशा अब जाहिर हो रहा है, और अब तो फैल भी रहा है, तो बाज़ारों, मवेशी मंडी और शादी हॉल्स को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जबकि पंजाब की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन जो है वो लगा दी गई है। तमाम तर सूरत हाल है हमारे सामने, इसी पर हम बात करेंगे। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। कल जो हमारे सामने आया था वो 4% से केसेस बढ़ चुके हैं, मुस्बत केसेस बढ़ चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। क्या हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? हुकूमत सोच रही है इसके ऊपर? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हमने ये देखा है कि सेकेंड और थर्ड वेव जो आई थी, उसके अंदर हमने उसको कंट्रोल, और फर्स्ट वेव में भी स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए ही जो है वो केसेस को कंट्रोल किया गया था। और ना सिर्फ केसेस कंट्रोल हुए थे, बल्कि उस वक्त मईशत का पहिया भी साथ साथ चलता रहा था, कि जिस तरह बाकी तमाम दुनिया के अंदर नेगेटिव में ग्रोथ चली गई थी, पाकिस्तान ने उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह डील किया, और हमारी ग्रोथ भी बढ़ती रही, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती रही, और हमारे कारोबार चलते रहे, और जो डेली वेजेस थे उनको भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो इंशाल्लाह ताला पिछली वेव्स की तरह मैं समझती हूँ कि ये वेव भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन वाले जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी उसमें कामयाबी के साथ हम इस गोल कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर नौशीन, अगर बात की जाए भारतीय वेरिएंट की, कि डेल्टा वेरिएंट की, तो क्या दीगर वेरिएंट्स के मुकाबले में जो उसके ट्रांसमिशन के केसेस हैं वो ज़्यादा हाई हैं? देखिए जी, जो भारतीय वेरिएंट है उसके बारे में अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि इसमें ये फैलता तेज़ी से है, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो पहले वाले वायरस के मुकाबले में ज़्यादा है।
यानी ये जल्दी लोगों के अंदर जो है वो लोग इसको इन्फेक्ट हो जाते हैं इससे। मगर अभी तक ये है कि इसकी जो सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ है वो इतनी नहीं है। फैलता ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को जल्दी इन्फेक्ट कर लेते हैं, मगर सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ जो है वो अभी भी हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि इसकी वजह से ज़्यादा शदीद बीमारी होती है। ठीक साहब, एक अहम मामला है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही है, कुछ रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि जी कि पाकिस्तान में जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं और मुख्तलिफ वैक्सीन जो हैं वो ये जो भारतीय वेरिएंट है उसके लिए गैर मौसर हैं, लेकिन हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन सामने आती है, कुछ खबरें सामने आती हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या वजाहत दी जा सकती है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे कि शायद ये तो अगर मौसर नहीं है तो फिर हमें वैक्सीन लगवाने की क्या ज़रूरत है? जी, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो यूके की हों, चाहे वो अमेरिकन हो, ये सारी वैक्सीन जो हैं ये इफ़ेक्टिव हैं। और मगर चूंकि कोई वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं होती है, आप देख लें किसी की 85% होती है, किसी की 92% है, तो इसका ये मतलब है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हो सकता है। मगर वैक्सीन लगने का फ़ायदा ये होता है कि अगर उसके बाद आपको डिजीज़ होती भी है तो वो सिवियर नहीं होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ज़्यादा लंबी देर नहीं चलती, थोड़े हमें और माइल्ड सिम्टम्स के साथ वो ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर नौशीन, जिस तरह से हम देखते हैं कि ईद उल फित्र पे लॉकडाउन कर दिया गया था और एक हफ्ते के लिए, तो इस तरह की जो सिचुएशन है अब जिस तरह से केसेस दोबारा से बढ़े और डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है ईद उल अज़हा पर भी इस तरह का लॉकडाउन का सोचा जा रहा है कि जिस तरह से छोटी ईद पर लगाया गया था? देखिए जी, हुकूमत की इस वक्त कोशिश तो ये है कि जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लें ताकि हमें बड़ी ईद के ऊपर उतनी सीवियर किस्म की पाबंदियां ना लगानी पड़े। मगर अभी जो पिछले एक हफ्ते से हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि उसके अंदर एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है और दिन ब दिन केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। वो पॉजिटिविटी रेशियो जो कि 2 से नीचे चला गया था और बहुत सारे शहरों में 1% से भी नीचे चला गया था, उसमें एक इजाफा देखने में आ रहा है। केसेस की तादाद बढ़ रही है, 3% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो इस वक्त हो गया और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसके अंदर इस ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। NCOC में इसको बहुत डिटेल में देखा जा रहा है, इसके फैलाव को। तो अगर इसका फैलाव इसी तरह बढ़ता रहा और इस चीज़ का इम्कान हुआ कि ये जो ईद की गैदरिंग्स हैं और ईद पे मार्केट प्लेसेस खुले रहने से इसमें इजाफा होगा तो जाहिर है कि कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। मगर इस वक्त NCOC की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हम SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराएं, उसके अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि मार्केट्स में और सारी जगहों के ऊपर, मवेशी मंडियों में और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर वो मौजूद होंगी और वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि जो SOPs हुकूमत ने इशू की हैं उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद हो। तो मैं समझती हूँ अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की यही स्ट्रेटजी है और इसके लिए जो है वो तमाम हदायत जारी कर दी गई हैं, लोकल इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड ले लिया गया है और तमाम स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिसाइड हो गई हैं कि अब सख्ती के साथ SOPs पे अमल दरामद कराया जाए ताकि हमें उस तरीके से मईशत को ना रोकना पड़े और जो ईद उल अज़हा के मौके पे जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रह सके। ठीक है डॉक्टर नौशीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, अहम चीज़ें हैं, SOPs पर ही हम अमल करके जो है बच सकते हैं और हमें ख़ुद को भी बचाना है, अपनी फैमिलीज़ को भी बचाना है, हमें महफूज रखना है, अपने शहर को भी, अपने सूबे को भी, अपने मुल्क को भी हम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को कराएं। और ये जो दिमाग में आपके ख्याल आ रहा है या हम देखते हैं चीज़ें सामने आती हैं, हम फिर पूछते भी सिर्फ आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं कि ये वाला जो वेरिएंट है इसके ऊपर फ़लाँ वैक्सीन तो भाई बिल्कुल मौसर ही नहीं है, गैर मौसर है, कारामद ही नहीं है, लगवानी नहीं चाहिए। हम ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि जब एक्सपर्ट्स उसका जवाब देते हैं तो शायद आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो सके कि आपके पास वैक्सीन लगवाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये मत सोचें कि ये असरअंदाज है या नहीं है, मौसर होगी या नहीं होगी, ये इसके अलावा हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि परसेंटेज का फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि इससे जो है जो केसेस जो अगर रेट की बात करें, डेथ रेट कम हो जाता है। इसमें मतलब इस तरह के चांसेस नहीं होते, सीरियस जो आपके केसेस हैं वो ज़्यादा नहीं होते। आपके पास क्या होता है, मुदाफ़त जो आपकी बॉडी में पैदा हो जाती है उससे जो वेरिएंट है उससे लड़ने की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है, शादी हॉल्स की बात हो रही है कि वहाँ पर शायद ख्याल नहीं रखा जा रहा है, फिर से हमें शायद सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। असद उमर साहब ने भी 2 रोज़ पहले ऐसी ट्वीट की थी कि
होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा और सर्टिफिकेट्स नहीं देखे जा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं। तो अगर हमने एहतियात ना बरती तो फिर हम सख्त फैसले ले रहे होंगे और पाबंदियां लग रही होंगी। हम बात कर लेंगे कि वहाँ पर चीज़ें हैं वो इन अवाम की वजह से, क्योंकि अवाम जो है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है, तो हम पहले पूछ लेंगे, मौक़िफ़ लेंगे कि जो है रेस्टोरेंट्स वाले क्या कहते हैं, मालिकान क्या कहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये तासुर फिर से सामने आ रहा है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर ख़ास तौर पे शादी हॉल्स के अंदर हो गया, वहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है एसओपीज़ का, कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देखे जा रहे। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में? कि मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल का जो हमेशा हमारी आवाज़ बनी है। अभी मैं सुन रहा था आपकी कंसल्टेशन में डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे थे, देखिए ये जो वैक्सीन है ना, जो वैक्सीनेशन जो हुई है सारों की, मैं भी करा चुका हूँ माशाल्लाह। इससे 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन जो सीरियसनेस है ना वो मिनिमाइज हो जाती है जी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की प्लानिंग गलत है, इनका डाटा एनालिसिस सही नहीं है। अच्छा, ये जो एसओपीज की मद में सख्ती सिर्फ सबसे पहले रेस्टोरेंट या मैरिज हॉल में करते हैं और ये कोरोना चला आखिर में रेस्टोरेंट इसलिए खोलते हैं कि गैर इम्तियाजी सूक है, इनकी इंटेंशन सही जगह पे गलत है। वो पीछे किस तरह कि आप देखिए पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट पे क्या सख्ती है, क्या एसओपीज है, मुझे बताएं कि इंडियन वेरिएंट हवा में उड़कर तो आया नहीं है, और ये हवा में नहीं है मर्जिया वाला, ये वबा हवा की नहीं है, ये मैन टू मैन फैलती है, ठीक है। अब ये हवा से तो आया नहीं है, तो फायर से तो आया तो आई है। एयरपोर्ट पे इनके चेक प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे ये ध्यान नहीं देते, सारा नस्ला कराते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन आमिर साहब जिस तरह से हम लोकल ट्रांसमिशन के केसेस देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम बात करें शादी हॉल्स की और रेस्टोरेंट्स की स्पेशली, तो वहाँ पर हम पर्सनली अगर हमने विजिट किया, हम लोग वहाँ गए हैं, कुछ फंक्शन अटेंड किए, तो वहाँ पर एसओपीज़ को कोई फॉलो नहीं किया जा रहा, बड़ी खिलाफवर्जी की जा रही है। देखिए हम बिल्कुल करते थे, कर रहे हैं, तो करते रहेंगे, हमारी ये जिम्मेदारी है। हमारी एसोसिएशन का स्लोगन भी यही है कि एसओपी की पासदारी अब हमारी जिम्मेदारी। बात यह है गवर्नमेंट के पास कोई मॉडल नहीं है, कोई पोर्टल, कोई ऐप ऐसी बताए हमें जिससे हमारा कोई गेस्ट आए उसे हम चेक कर सके कि ही और शी इज वैक्सीनेटेड और नॉट। हम रिजर्वेशन लेते हैं टेस्ट पे, अपने रेस्टोरेंट पे भी मैं उनसे पूछते हैं कि फर्स्ट ब्रिंग अलोंग योर डॉक्यूमेंट, कितने लोग ला सकते हैं। आप अगर रेस्टोरेंट में जाके, मैम आपने बताया कि आपने विजिट किया, आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठ के देखें, आप मॉल तो जाएं, आमिर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम बाकी देखें तो वहाँ पर भी मसाइल मौजूद हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि बाकी तमाम शोबे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हाँ कोताहियाँ मौजूद हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई मॉडल सामने आता, कोई ऐप सामने आती है, एक सिंपल सा उन्होंने मॉडल दे दिया कि आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर लें, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक तो चेक नहीं किया जाता, दूसरा लोग साथ कैरी भी नहीं करते और लोग उधर भी बहस करते हैं। उसको आप लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये तो आपने फैसला करना है। हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है पब्लिक अवेयरनेस के अंदर। इनको चाहिए कि ये पब्लिसाइड करे, मार्केटिंग करे, अवेयरनेस प्रोग्राम टीवी पे लगाएं, पब्लिक को अवेयर करे कि वो सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, कहीं भी जाएं तो अपना सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएं। ये सारा नजरा रेस्टोरेंट पे गिराते हैं आके। मेरी बात समझ रहे आप? पब्लिक की अवेयरनेस तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ प्राइवेट कैपेसिटी में जो गेस्ट वहाँ पर आएंगे उनसे पूछ सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट देख सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कोई ऐप बना दे, कोई पोर्टल की एक्सेस दे दे, जो बटन दबाएं सामने आ जाए। 1166 जोन सा है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, आप 10 लोग चैनल में बैठ कर उस पर अप्लाई करें, आपको 15-15 दिन जवाब ही नहीं आना वहाँ से। तो हमें इस तरह ये ज्यादती करते हैं, या तो हमें तो मॉडल दें कि ये तरीका अडॉप्ट कर लें, हम ना करें, हम जिम्मेदार हैं। नहीं 1166 की जो आप बात करें आमिर साहब, नहीं मतलब कि यहाँ पर फैक्ट्स साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। 1166 पे आप मैसेज करें, फौरी हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। वो सेकंड डोज का मसला है, क्योंकि आपकी सेकंड डोज का डेट ड्यू नहीं है, वो उन लोगों को मैसेज नहीं आता। ये कंफ्यूजन ऐसी कोई नहीं है। अगर आप भी अभी मैसेज करेंगे, आपका सामने आ जाएगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं। मैसेज करके देख लीजिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कितनी बड़ी बात करने लगा, अल्लाह की मेहरबानी से चैलेंज करने लगा हूँ। आपके 4-5 लोग पास बैठे सारे जवाब दे, अगर सारों को जवाब इंस्टेंट आ गया, समझे हम सारे गलत है। ये हमने करके देख लिया। मेरे पास मैं बताता हूँ आपको, हमारे पास डीसी लाहौर साहब ने मीटिंग अरेंज की। उन्होंने कहा कि मैं लाख रुपए जुर्माना करूंगा जो बंदा वैक्सीनेटेड वहां नहीं बैठा होगा। मैं कहा कि आप ऐसा करें, आप 2 लाख कर लें, तरीकाकार बता दें हमें, उसे चेक कैसे करें। इसका जवाब कोई नहीं उनके पास।
यदि ये हमें जी नहीं पता। एक मिनट आमिर कुरैशी साहब, प्लीज मैंने आपने बोला ये बात कही क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं फैलनी चाहिए। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पे किया। अगर मेरे कैमरामैन ये चीज़ दिखा सके तो मैं ये दिखाने को तैयार हूँ। ये प्लीज़ अगर वो हम इसको कर सकें, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं फैलनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल। आपकी बात दुरुस्त होगी। ये मैंने अभी मैसेज किया 9:26 पर और मुझे आगे से जवाब भी आया है। अगर इसको मज़ीद हम देख सकें तो ये मुझे जवाब भी आया है और वो लिखा हुआ है कि मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर को साइनोफार्म की पहली खुराक फलां तारीख को लगा दी गई है, दूसरी तारीख के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। सर 10 सेकंड के अंदर जवाब आया। ये कंफ्यूजन मत फैलाएं। अब बात है आपकी जिम्मेदारी की। सर नहीं, आप सर आपकी जिम्मेदारी की बात। सर प्लीज डबल वाली वैक्सीनेटेड की बात सर आपकी जिम्मेदारी की बात। ये मैसेज आप उधर भी करवा सकते हैं बंदे को खड़ा करके कि ये फौरी मैसेज करें, फौरी जवाब आ जाए। हमने किया हुए हैं भाई, हमने ये बात जो किया ना, कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा। लेकिन आमिर कुरैशी साहब आपने तो रिजल्ट तो देख लिया ना। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक का आया होगा, 10 करेंगे तो 10 का नहीं आएगा। अभी भी यही चांस है मेरा। अभी मेरा ख्याल है कि मैं भी करके देखती हूँ, फिर फौरन आ वो बात नहीं है। शोर प्लीज हमें कोई हल निकालना है कुरैशी साहब, प्लीज। हाँ यस, हम हल की तरफ चलते हैं। हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम ये रेस्टोरेंट पे सारे लोगों के साथ डेली कर रहे होते हैं, तभी इतनी शोर होकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 100% रिप्लाई नहीं आता। मैं सबका नहीं कह रहा, 100% की बात कर रहा हूँ। हमारा सोल्यूशन ये है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमें वो कोई ऐसी ऐप, ऐसा पोर्टल एक्सेस दे दे हमें, जिससे हम इजीली कस्टमर को चेक कर सके। और दूसरा, गवर्नमेंट की अवेयरनेस जो है, पब्लिक अवेयरनेस वो करे कि वो जहाँ भी जाए वो वैक्सीनेटेड होकर जाए और सर्टिफिकेट साथ लेके जाए। बिल्कुल ठीक है, मोबाइल में कैरी किया जा सकता है, लेकिन उसको चेक तो आप लोगों ने करना है। और निम्स एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है कि जिसके अंदर आप कोई इन्फॉर्मेशन डालें तो पता लग जाता है। आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, NIMS करके देख लीजिएगा। हुकूमत ने वो बनाई हुई है। आमिर कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ से सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने टाइम दिया। लेकिन ये मत कहा जाए कि बिल्कुल प्रोसेस नहीं है, आप इसको खुद करके देख लें, आ जाएगा। जिनकी सेकंड डोज की अभी डेट नहीं आई है ना, सिर्फ उन लोगों को वो जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो डेट आ जाएगी, आपकी वैक्सीन अवेलेबल होगी, तब आपको भी मैसेज आ जाएगा। ये कहना कि मैसेज का जवाब नहीं आता, दुरुस्त नहीं है। अभी मैंने करके भी देखा है, क्योंकि हमें पता है, हम इसके साथ लिंक है। आप प्लीज़ जिनको इस पे शक है वो खुद मैसेज करके 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के देख लें। तो इसमें हम अगर ये गुंजाइशें निकालते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं है ये कि हम ये कहें जी कि फलां भी नहीं कर रहा तो फलां भी नहीं कर रहा। अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, ब्रेक से पहले जो हमारी बात हो रही थी 1166 से जवाब आता है या नहीं आता, इसी ब्रेक के दौरान हमारी पूरी टीम ने, हमारी कैमरामैन टीम हमारे साथ मौजूद है, हमारी बाकी टेक्निकल टीम हमारे साथ मौजूद है, सब क्योंकि माशाल्लाह वैक्सीनेटेड हैं, सब ने वैक्सीन लगवा रखी है, सब ने मैसेज किया 1166 पे, विद इन 5 सेकेंड्स सबको जवाब आया। तो इस तरह की बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर नहीं करनी चाहिए आपको कि जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लोग कहें कि हाँ ये बात दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त नहीं है। बड़े तरीके हैं कि आप पता करवा सकते हैं कि वैक्सीन किसी ने लगवाई है। देखने वाले जो हैं उन्होंने भी अगर मैसेज किया हो तो उनको भी फ़ौरन मैसेज का जवाब मिल गया होगा और उन्हें भी आइडिया होगा कि वो बात गलत थी, वो बात दुरुस्त नहीं थी। ऐसा नहीं है, मतलब कि ये ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए है कि अच्छा सिस्टम है, कम से कम उसको एक्नॉलेज करें कि एक चीज़ अच्छा काम हो रहा है। हम मौसम की कुछ बात करें क्योंकि हम आए थे तो तब उस टाइम हमें काले शाले बादल जो हैं वो नज़र आ रहे थे। उस टाइम ठंडी हवाएं चाहिए थी, तो अब जो है वो बारिश भी शुरू हो गई है। और अगर बात करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तो उधर भी, और मुल्क के जो बाकी बलाई इलाके हैं उधर भी मानसून बारिशों का जो है आगाज़ वो हो गया। अच्छा, गर्मी का जोर टूट गया हमारे जो है ना। क्या अगले दिन कैसे गुजरने वाले हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद है। सरदार सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर मौसम तो इस वक्त अच्छा है, अब आप हमें क्या बताएंगे कितने रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा? और कुछ NDMA की जानिब से कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे, कुछ अलर्ट भी जारी किए गए? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जनाब। देखें, कराची में पहला स्पेल हुआ है, आज सुबह 7 बजे को शुरू हुई थी बारिश, और कहीं हल्की बारिश हुई है ज़्यादातर, और एक आध जगह में मॉडरेट बारिश हुई है गुलशन हदीद में 16 से 17 मिलीमीटर। तो ये अभी तो मौसम दिन में तो क्लाउडी रहेगा और हल्की फुल्की बारिश ही होगी, कोई इतनी हैवी स्पेल का चांस नहीं है। रात में अलबत्ता फिर चांसेस हैं हल्की बारिश की
और रात में अलबत्ता कुछ हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा मॉडरेट टाइप स्पेल होगा रात में, और इसी तरह से कल भी दिन भर क्लाउडी वेदर और वक्फे से कभी हल्की और कभी मॉडरेट बारिश होगी। तो अगले दो से 3 दिन तक ये सिलसिला है। अच्छा ठीक है सरदार सरफराज साहब, कुछ अभी ये है कि कुछ बातें हो रही हैं कि ये प्री मानसून है और कुछ समझ रहे हैं कि जी कि मानसून का आगाज़ अब हो चुका है और ये मानसून ही है, क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल मानसून है जी। अब तो जुलाई का वस्त आ गया तकरीबन, तो अब प्री मानसून तो जून में हुआ करता है बेसिकली। मानसून की बारिशें वेरी मच इट इज़ मानसून। सही। अच्छा ठीक है सरदार सरफराज साहब, ये भी बताइएगा, आपने हमें पहले भी बताया था कि भाई ये तो 10 तारीख के बाद ही कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है ऐसा सिस्टम, क्योंकि ये डिले हो गया है। ये जो डिले हुआ है ये आगे से भी कुछ डिले होगा या आगे से भी कहीं सुकड़ ना जाए, हमें कम मिले? हाँ नहीं, ये अच्छा स्पेल है। आपने नोट किया होगा कि उधर आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में तो पिछले 3-4 दिन से बहुत अच्छी बारिश हो रही है, कहीं कहीं तो बड़े हैवी शावर्स और हैवी स्पेल हुआ है। तो यही से रहेगा ये सिलसिला, ये तकरीबन हफ्ते भर का है, यानी पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो ये 17-18 तक ये सिलसिला जाएगा। और कराची और बाकी सिंध में भी 16 से 16 की रात तक है ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ। ठीक है, यानी कि ये सिलसिला जो है वो तो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आप कीमती वक्त आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को दिया है। मौसम अच्छा है, आप लोग एंजॉय करें घर बैठकर, और घर बैठ के ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि आपने बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बाहर की जो सिचुएशन में देख के आई हूँ मैं बहुत खुद परेशान हो गई, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि हमारे मुल्क में कोविड है, और ऊपर से जिस तरह से वेरिएंट्स की बात हुई, इतने डिफरेंट वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, और ऐसे में एहतियात नहीं कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, चौथी लहर की जो बात हो रही थी ना, कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब आप देखेंगे केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो खैर मौसम को ज़रूर एंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, आप कॉफ़ी पीजिए, आप पकोड़े खाइए, हाँ तो ये पकोड़े समोसे सब कुछ कीजिए, लेकिन घर में रहिए। और बाहर जाते वक्त अब डबल मास्क जो है ना, वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने बचना है, दूसरों को भी बचाना है इस कोविड से। खैर ईद उल अज़हा करीब आ रही है, तब मैं वही कहने लगी थी कि ईद उल अज़हा तब भी आप लोगों ने एहतियात जो है वो करनी है, लेकिन ईद उल अज़हा करीब आते ही हमजा का देखा जाए मुल्क भर में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया। हर कोई परेशान है कि भाई किसी भी जानवर पर हाथ डालें वो तो आगे से हाथ लगाने नहीं दे रहा, वो हाथ नहीं लगाने दे रहा, वो कह रहा कोविड है और बहुत महंगाई है, तुम पीछे रहो। खैर हम बात करें दूसरी अशिया की भी, तो फल सब्जियों समेत खाने पीने की चीज़ों को तो पर लगे हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की हम बात करेंगे। महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 12.28% रही। बिल्कुल ऐसे, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में ये शरह जो है 0.7% बढ़ गई है। अगर बात करें आलू प्याज समेत जितनी भी खाने पीने की अशियाँ हैं, सब्जियाँ वगैरह हैं, 23 ऐसी अशियाँ उन्होंने कहा है कि जो महंगी हो गई हैं, और 9 की कीमतों में कमी हुई है, जबकि 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। अच्छा, मुल्क भर में मवेशी मंडियों का भी जिक्र कर लेते हैं इकरा साहब के, वहाँ जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मैं तो अभी तक खैर नहीं गया, तो मैंने जिन लोगों से पूछा है, क्योंकि आप पूछते हैं ना कि यार क्या रेट चल रहा है, अच्छा क्या रेट चल रहा है, तो वो रेट ऐसा चल रहा है कि जी कि आप दूसरी दफा पूछ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कि बंदा क्या पूछे, इतनी ज्यादा हिम्मत ही नहीं कर रहे ना कोई लोग, तो कि यार क्या जाएंगे, किस तरह से करेंगे, तो लोग इस वजह से भी डर गए यार, बड़ी महंगाई है, और कोविड की वजह से तो वैसे ही डरे हुए थे, तो वो जाने से कुतरा ही रहे हैं। वैसे मवेशियों की अगर कीमतों की बात की जाए, गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है उसमें 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया, डबल हो गई है प्राइसेस। हाँ जी, और ख़रीदार जानवर खरीदने की बजाय हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखते हैं और देख के चल देते हैं, जबकि व्यापारी भी अब परेशान है। वो कहते हैं कि हमारा खर्चा इतना ज़्यादा हुआ है, हम कीमतें कैसे कम कर दें। और अभी तक तो यही इत्तलात वैसे हम तक पहुँची हैं जो हमने इधर उधर से पूछा है। वो ये कहते हैं कि जी कि बस जाके देखते हैं और वापस आ जाते हैं, और व्यापारी भी कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त अभी शायद उस तरह से नहीं हो रही है। शहरियों का कहना है कि मंडियों में जानवरों की कीमतें गरीब आदमी की तो कुव्वत खरीद से ही बाहर। अच्छा, जो दूसरी जानिब जो मवेशी मालिकान है ना, वो कह रहे हैं कि साल भर जानवरों की हमने देखभाल की है, उन्हें इतना हमने खिलाया पिलाया, हमारे उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वो हमने एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी हमारे मतलब बजट भी उस पर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसके मुताबिक कह रहे हैं हम कीमतें वसूल करें तो लोग जो है वो दे नहीं पा रहे, तो उनको भी मुश्किलात का उसी तरह से सामना करना। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों से हम ये जानेंगे कि वहाँ पर मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सजाई गई हैं, वो लग गई हैं, वहाँ पर क्या रश है, हम तमाम नुमाइंदगान से जानेंगे। अभी से हम फैसलाबाद का रुख करेंगे। आसिफ सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा फैसलाबाद का मौसम का भी बता दीजिएगा, साथ ही आपसे मौसम का भी पूछ लेते हैं, और मवेशी मंडियों के बारे में भी बताइएगा, खरीदो फरोख्त हो रही है या अभी सिर्फ देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम हमजा तारड़, थैंक यू।
फैसलाबाद का मौसम जी इस वक्त बहुत खुशगवार है। यहाँ पर काली घटाएं छाई हुई हैं, हल्की रिमझिम जो है वो फैसलाबाद में हो रही है इस वक्त। तो फैसलाबाद में मंडियों की बात अगर करें तो जैसे आप कह रहे थे कि आलू प्याज और दीगर इस तरह की अशिया जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं, उसी तनासब से बकरे और कुर्बानी के जानवर भी महंगे हो गए हैं। फैसलाबाद में 9 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, जिनमें से 3 फैसलाबाद शहर के अंदर हैं और बाकी 6 मवेशी मंडियाँ तहसीलों और दीगर इलाकों में हैं। यहाँ जो ख़रीदार हैं अभी गुज़श्ता साल की निस्बत कदरे कम हैं और बहुत से ख़रीदार तो ऐसे हैं जिनका अभी टेस्टिंग फेज़ चल रहा है। वो यहाँ पर आते हैं, कीमत पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। उनका कहना है कि अभी हम दूसरी मंडियों का विज़िट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमें सस्ती कुर्बानी मिले वहाँ से ख़रीदेंगे, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं बन रहा कि सस्ती कुर्बानी कहाँ से मिलेगी। जो मालकान हैं उनका कहना है कि साल भर हमने बड़े शौक़ के साथ कुर्बानी के जानवरों को पाला है और इन पर लागत भी गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा आई है, क्योंकि इनका जो चारा है, जो वंडा है, इसके अलावा खल बनौला है, जितनी भी खुराक है वो तमाम तर उन्हें महंगी मिली। तो इस वजह से इस दफ़ा लागत ज़्यादा आई और कुर्बानी के जानवर भी महंगे हैं। यहाँ राजनपुरी बकरे सबसे ज़्यादा महंगे हैं और ख़ूबसूरत भी समझे जा रहे हैं। बड़े शौक़ के साथ ख़रीदार यहाँ आते तो हैं और उतनी ही जल्दी वापस जाते हैं, क्योंकि कीमत उनके होश उड़ा देने वाली है। और इसके अलावा बैलों की और बड़े जानवरों की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 8.5 लाख का बैल भी मौजूद है। अच्छा। और इसके अलावा ऑर्गेनिक बैल भी मौजूद हैं, जैसा कि 92 न्यूज़ ने गुज़श्ता दिनों में बताया कि ऑर्गेनिक बैलों का टच भी फैसलाबाद की मवेशी मंडी में है, जिनको बिल्कुल ऑर्गेनिक डाइट खिलाई गई है, स्टीरॉइड्स नहीं दिए गए, ताकि जो ख़रीदार हैं अगर कुर्बानी का गोश्त खाएं तो उनके ब्लड प्रेशर या उनकी सेहत पर कोई मनफी असरात ना पड़े। तो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग फेज़ है। इसके अलावा यहाँ मवेशी मंडी में तमाम तर सहूलियात व्यापारियों को फराहम की गई हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का स्टाफ भी मौजूद है, लाइव स्टॉक का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त मॉडल कैटल मार्केट मंडी जो नियामोहन है यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मंडी का अपना स्टाफ भी मौजूद है जो सफाई सुथराई के लिए यहाँ पर निगरानी कर रहा है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ वहाँ पर 9 मंडियाँ हैं, लेकिन सिर्फ लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और वापस चले जाते हैं। अभी ख़रीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, अभी परेशान है। और व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि हम रेट कैसे कम कर सकते हैं कि हमारी अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा हमजा, जिस तरह से हम देखते हैं कि हर साल रौनकें होती हैं मंडियों में, मवेशी मंडियों में, तो अब जो है वो उस तरह से नहीं है। ये तो कोविड भी है और दूसरी जो बड़ी वजह है वो महंगाई है कि महंगाई की वजह से लोग आते तो हैं, जितनी उसने जिस तरह से आसिफ भी बताया था कि लोग आते हैं लेकिन उसी स्पीड से वापस भी चले जाते हैं। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि महंगाई की वजह से तो सारे तबका तमाम तर जो है ना तबके परेशानी है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं हर दफ़ा जब हम मवेशी मंडियों की बात करते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि पूरा ख़ानदान एक जानवर लेने के लिए जाए। अगर आपने बकरा लेना है, आपने गाय लेनी है, आपने कोई भी जानवर लेना है, आपने सोच रखा है, तो पूरे ख़ानदान को जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का बहुत ख्याल कीजिए। और अगर आप अभी से शायद लेना शुरू कर देंगे तो उतना प्रेशर आखिरी हफ्ते के अंदर नहीं पड़ रहा होगा। आखिरी 3 दिनों के अंदर हम देखते हैं मंडियों में बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, क्योंकि हमने आखिरी 3 दिन ही रखे होते हैं कि जी तब जाएंगे, तब जाके हम जो है जानवर खरीद लेंगे। एक तो पूरा खानदान ना जाए, बच्चों को तो बिल्कुल मत लेके जाए प्लीज। और इसको फॉलो कीजिए, बुजुर्गों को 60 साल से जो जायद उम्र के अफराद हैं वो तो खास तौर पर मंडियों का रुख ना करें, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि जो अब जो वेरिएंट आ रहे हैं वो इस तरह के जो इस उम्र के अफराद हैं उनको ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, खुद ही अपने बड़ों का भी और अपने बच्चों का भी। और जो यंग लोग हैं वो जाएं, 1 लोग जाएं, 2 लोग जाएं, बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है नहीं जाना चाहिए। सबको पता भी नहीं होता ना, मतलब आप कहते हैं कि जी अच्छा एक आप एक्सपर्ट, हम कोशिश करते हैं कि जिसको हमें लगता है हमारे मुताबिक कि जी कि इसको ज़रा ज़्यादा नो हाउ है इस बारे में, उसको लेके जाएं, ले आए। बच्चे घर में जो है उससे खेल लेंगे, देख लेंगे, उससे प्यार कर लेंगे, उसको चारा खिला लेंगे। ये भी मैं मशवरा देना चाहूँगी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि जब आप जानवर लेके आए उसको घर ला के सबसे पहले तो उसको मेरा ख्याल है कि आपको नहलाना चाहिए, उसको जो है ना डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि फिर बच्चे जो है खिले, क्योंकि इस तरह के जर्म्स जो जानवर भी कैरी करते हैं। तो आप लोगों को उसमें बारे में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। वो जो भी कोई तरीकाकार आप किसी एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे और इस पर हम बात भी करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको वो चीज़ें बताते रहें जो हम फील कर रहे हैं या फिर इंतज़ामिया फील कर रही है, गवर्नमेंट फील कर रही होती है कि ये चंद कोताहियाँ हो रही हैं। मेरा ख्याल है अब यहाँ पर ब्रेक तो बनता है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
मुल्क के सियासी पारे की बात करेंगे, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो मौसम बहुत आज अच्छा है, पारा नीचे आ रहा है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अचानक अमेरिका यात्रा पर भी सियासी पंडितों के कान खड़े हो। अच्छा, तहरीक इंसाफ के जो हुकूमती तर्जुमान है वो तो पहले तंज के तीर चला चुके थे। बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने कहा कि CV लेकर अमेरिका जा रहे हैं, ये उनके ऊपर तंज किया जा रहा था। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बिलावल एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाए, लेकिन इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए CV का, उसकी CV है ही कोई नहीं, उसकी CV मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। मरियम नवाज और बिलावल जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है, और ये तकलीफ जो है सियासी तकलीफ अल्लाह ही आपकी दूर कर सकता है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी है। बहरहाल PP चेयरमैन के अमेरिका के दौरे से हुकूमती सफ़ों में बेचैनी तो महसूस की जा रही है। ये ख़बर भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध की बड़ी शख्सियात से राबते का फैसला किया। अच्छा, ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने सिंध की सियासत में मुतहरिक होने के लिए बड़ी शख्सियात से राबते का फैसला किया और कौम परस्त रहनुमाओं से भी राबते शुरू कर दिए गए। अच्छा, इस मकसद के लिए सिंध एडवाइजरी कमेटी भी कायम की जा रही है, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म खुद होंगे। और उधर कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर भी वफाक और सिंध के दरमियान लफ्जी गोलाबारी इस वक्त जारी है। जबकि अगर शहर कायद की बात की जाए हमदा, तो वहाँ के जो बासी हैं वो मुंतज़िर बैठे हैं कि आखिर उनके मसाइल कब हल होंगे ना। बिल्कुल, उनका तो एक सवाल है कि जी उनके मसाइल कब हल होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में हम बात कर लेते हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हलीम आदल। शेख साहब, वज़ीर आज़म सिंध की किन अहम शख्सियात से मुलाकातें करने जा रहे हैं, और इन मुलाकातों के बाद सिंध के हवाले से क्या कोई अहम फैसले भी मुतवक्के किए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो इंट्रो आपका है उसको मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी उसमें चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दीजिए। जी प्लीज़। आपने कहा कि जी बिलावल साहब के अमेरिका के दौरे से कोई तशवीश पाई जा रही है। कोई तशवीश नहीं है। अफसोस किया जा रहा है कि एक तरफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, एक मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लीडर का स्टेप लिया है, इस 22 करोड़ कौम के ओरिजिनल लीडर का स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और किसी के ये जो गए अमेरिका, इनमें ना इनके बड़ों में तो टांगे कांपती हैं इनकी, और इनमें जरूरत नहीं थी। उस वक्त में जाके ये पहुंच गए, अमेरिका जा रहे हैं कि जी मैं हूं ना। हमारे वालिद साहब ने, याद है आपको, जब अमेरिकन से क्या बातचीत हुई थी, वो एक बुक्स में आया है सारा कुछ के जी जरदारी साहब ने कहा था कि हम ना करते रहेंगे, आप हाँ करते रहना। 340 ड्रोन अटैक्स हुए थे जरदारी साहब के दौर में। तो आज ये अमेरिकन को बताने के लिए नहीं जी वी आर गुड बॉयज। मैं कहना चाहता हूँ वो क्या कहते हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब उससे काम नहीं चलेगा। अफसोस किया गया। और वो CV बिल्कुल, वो CV सोशल मीडिया पे घूमती फिर रही है। ये CV वो लेकर गए हैं। इस CV के अंदर इनका क्या है, इसके अंदर बता रहे हैं कि जी हमसे बताइए, हमसे बात कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई तशवीश नहीं है, ना इनका अमेरिका जाने के ऊपर हम करते हैं। वो तो हमने कहा कि जी आज कौम को बताया कि पहचानो इन शक्लों को जो कि मुल्क और कौम के दुश्मन है, और इन्होंने उस वक्त में भी स्टैंड नहीं लिया था। अमेरिका तो कोई भी जा सकता है। कौम ने गैरत दिखाई है। सर प्लीज, अमेरिका तो कोई भी जा सकता है। तो बिलावल साहब के दौरे के ऊपर इतनी ये तशवीश ही है जो आप सारी बातें कर रहे हैं। इसको अफसोस कह लें, तशवीश कह लें, हैरानी कह लें, कुछ भी कह लें, सिनोनिम्स तो बहुत है। देखिए, अफसोस हुआ और कौम को बताना ज़रूरी था। हमारी भी इंफॉर्मेशन होती है कि वहाँ ये लॉबियस्ट फर्म इंगेज करने गए हैं, वहाँ बताने गए हैं। इस वक्त के अंदर वहाँ जाने के बाद बाकी जाए घूमने फिरने, अपने अकाउंट सेटल करने, यूनुस सेठ से मिलने जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मुराद अली शाह साहब को पहले भेजा कि लॉबियस्ट फर्मों को तय करो, कुछ हमें भी तो मालूमात होती है ना। इसलिए कौम को बताना ज़रूरी है कि ये वो चेहरे जिन्होंने पहले 340 ड्रोन अटैक्स कराए थे, ये पनामा जो मेमो गेट के जो है माशाल्लाह ये शहजादे हैं। तो कोई इन पे तशवीश वशवीश नहीं है कि उनके जाने पे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इस वक्त भी ये टेन्योर पूरा कर रहे हैं, अगला टेन्योर भी इमरान खान साहब का इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ जो आपका सवाल है। देखिए, सिंध में जो सूरत हाल बन गई है, हमारी ख्वाहिश थी कि हम सिंध में जिस तरीके से काम कर रहे थे हम उसको देख रहे थे, लेकिन जो वहाँ डिक्टेटरशिप बन गई है कि वहाँ
मतलब इस दफ़ा तो अपोजिशन लीडर को ना बजट में तकरीर करने दी गई, ना PSC हमारे पास है, ना स्टैंडिंग कमेटीज हमारे पास है। सेहत तबाह हो चुकी है, बूटी मतलब तालीम भी तबाह हो चुकी है, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, और सारी सूरत हाल को देख कर मतलब करप्शन ही करप्शन है। 1400 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल कहता है। उसके ऊपर तय किया गया कि इंशाल्लाह हम एक बिल्कुल एडवाइजरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं, जिसको खुद हेड करेंगे, सिंध के इशूज़ पर होगी, सिंध के अहम तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथी हैं और अहम जो नोटेबल्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है या जो आगे ज्वाइन करने जाए, हमारे इत्तेहादी हैं। सिंध पे जो NTPP कुव्वतें हैं, जो इस स्टेटस को जो बना हुआ है सिंध में, वो 13 साल से लोग बैठे हैं, इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी के जराइम के खिलाफ, इनके क्राइम के खिलाफ, इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस के खिलाफ जो इकट्ठा होना चाहता है, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने करीब एक मीटिंग भी बुला रहे हैं और इंशाल्लाह एक एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं। सिंध को खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अब इंशाल्लाह डायरेक्टली भी उसको नजर में रखेंगे और करीब प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध के दौरे भी करेंगे और इंशाल्लाह हम तमाम सिंध के लोग, हमने उन्हें बताया कि सिंध के हालात बहुत खराब है। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, ये तो जिनसे मुलाकातें हो रही होंगी, उससे पहले बड़ी अहम चीज़ ये है कि आपके कुछ अपने लोग जो हैं वो नाराज़ हैं कि कराची के लिए नहीं किया वफाक ने जो करना चाहिए था। आपके जो अभी इत्तेहादी हैं वो गाहे बगाहे ये बात करते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमसे वादे थे, वो पूरे नहीं किए गए। पहले उनको नहीं मना लेना चाहिए, उनको एतमाद में नहीं ले लेना चाहिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। इत्तेहादियों का इम्तहान कब होता है? बजट सेशन में होता है, चेयरमैन सेनेट पे होता है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, लेकिन वो एक अलग जमात है, हम एक अलग जमात हैं और लाजिम बात है कि पॉलिटिकली उन्हें भी अपनी बात करनी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इत्तेहादियों को अच्छी तरह मालूम है कि पिछले एक साल में 1100 अरब के प्रोजेक्ट सिंध के लिए अनाउंस किए गए, जिसमें 625 अरब रुपए कराची के लिए हैं। नालों पे काम शुरू हो चुका है। KCR, फ्रेट टर्मिनल, ग्रीन लाइन इस साल में आ रही है और K4 जो पानी का प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा, वो भी वापडा के हवाले किया जा चुका है, काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा तमाम SDG गोल्स के तहत MNAs के जो इलाके हैं उनके अंदर पूरे कराची में SDG गोल्स के तहत 10 अरब से ज़्यादा का काम सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में हो रहा है। SIDCL के तहत कराची में काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 साल में 1646 अरब सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर लगाए हैं। हमने पिछले एक साल में या 1000 अरब से ज़्यादा जो है 1 ट्रिलियन अनाउंस किया, जो कि 3 साल में खर्च होना है। मैं समझता हूं कि कराची में जो हमने किया है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया और कराची में जो होने जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए इसमें ये कौन थे, अगर कोविड के अंदर इंडस्ट्रियलिस्टों को, बिजनेस कम्युनिटी को, तब सबको अगर बेनिफिट दिए गए, अगर गरीबों को, मजदूरों को 12-12 हज़ार दिए गए, 65 अरब रुपए सिंध में दिए गए, उसमें कराची के मजदूर को भी बेनिफिट हुआ और कराची के मतलब उसको इंडस्ट्रीज वालों को भी बेनिफिट हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को भी हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कराची के लिए जो हम कर सकते थे हमने उससे ज्यादा किया है और मजीद करेंगे इस दौरान। लेकिन हमारे पाँव की एक जंजीर है, ये 18वीं तरमीम, जिसको वो अक्सर लेकर आ जाते हैं कि जी तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बड़ा भरपूर तरीके से जारी है कराची में इंशाल्लाह। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तो हम देखते हैं कि वफाक और सिंध जो है उनकी आपसी जो नोकझोंक है वो सिलसिला तो जारी है। क्या सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर तहरीक इंसाफ और MQM एक पेज पर है? देखिए इशू ये है कि इशू के जो PCIC है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए जो PCIC बनी, जिसके चेयरमैन मुराद अली शाह साहब को बनाया हमने, बादल नाखास्ता, उसके अंदर तय हुआ था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तो नामुमकिन था, उसमें यही तय हुआ था कि ब्यूरोक्रेट होगा, प्रोफेशनल होगा, करप्ट नहीं होगा और सबके लिए काबिल कबूल होगा, कंसल्टेशन से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। अब वो ब्यूरोक्रेट कंसल्टेशन तो छोड़िए, मुर्तज़ा वहाब साहब को ले आए। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब से हमें कोई पर्सनैलिटी से इशू नहीं है, लेकिन दो बात, एक तो यह कि जब तय हुआ था कि इसमें कोई न्यूट्रल होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसमें एक प्योरली पॉलिटिकल बंदे को लगा दिया जाए। दूसरी बात, मुर्तज़ा वहाब साहब जिस शहर से उन्हें रिजेक्ट कर दिया हो, इमरान इस्माइल के सामने अपनी जमानत जब्त कराई हो जिन साहब ने, उनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना। और उसके अलावा
या तो परफॉर्मेंस इनकी बड़ी अच्छी रही हो, हमें पर्सनैलिटी का इशू नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू है। इनके पास लोगों को पता, लोग समझते हैं सिर्फ ये तर्जुमान है, इसके अलावा इनके पास एनवायरनमेंट का महकमा है, लॉ का महकमा है इनके पास। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, ये आज जो निगलेरिया से लोग बच्चे मर रहे हैं ना, ये एनवायरनमेंट का इशू है। ये जो गंदा पानी पीने से, स्लो पॉइजन से हेपेटाइटिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, जल्द की बीमारियां हो रही हैं, आंखों की बीमारियां हो रही हैं, गुर्दे फेलियर हो रहे हैं, ये सब ये गंदे पानी की वजह से हैं। तो इन्होंने एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। आज फैक्ट्रियों का फुजला, गंदा पानी, बसों का धुआं, ये तमाम चीजें मुर्तज़ा साहब का तोहफा है शहर कराची के लिए। और ये करोड़ों रुपए के भत्ते लेके एनओसीज देते हैं। और मुर्तज़ा कानून में देखिए ना, प्रोसिक्यूशन में क्या बेहतरी आई है। अक्सर देखते हैं कि जी बंदा पकड़ा गया, पहले 20 केसेस में जमानत ले चुका है, बंदा पकड़ा गया 50 केसेस में जमानत ले चुका है, इतने कत्ल कर चुका है। अगर प्रोसिक्यूशन ठीक हो, ये सब कुछ ना हो। बात यह मुर्तज़ा साहब, एक क्लीन शेव होना और बात है, मिस्टर क्लीन होना और बात है। इज नॉट अ मिस्टर क्लीन। एक अच्छी शक्ल लेकर, अच्छा एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, मैं समझता हूं कि उनको विरासत में सीट मिल गई, जैसे बिलावल को वसीयत में सीट मिल गई। क्या इन वसीयतों विरासतों के चक्कर में हमें झोंक दिया जाएगा? बात ये वही सिंध में जो करप्शन हुई है, तो 1400 अरब ऑडिटर जनरल कहता है, 600 अरब की बताते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 2000 अरब की तो कागजों में मौजूद है। अच्छा ठीक है, अली मादिल शेख साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमने तय किया था, गवर्नर साहब को जमानत भी ये दी गई थी। हम अरशद वोरा साहब से बात कर रहे थे, पीएसपी का भी मौक़िफ़ ले रहे थे कि आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है। वो कह रहे थे कि अगर ब्यूरोक्रेट भी होता, कोई भी होता, चलाना तो उसको सिंध गवर्नमेंट ने है, तो फर्क नहीं पड़ता मुर्तज़ा वहाब हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, अपोजिशन को मिलकर बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, उसके लिए प्रेशर डालना चाहिए। उसके लिए सर क्या किया जा रहा है? वो तो गए में बल्दियाती इंतखाबात फौरन होने चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो अरशद वोरा साहब हमारे भाई हैं, लेकिन इतने सादे भी नहीं है कि बात यह है कि क्या कहते हैं वो कहना कि शेख क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौने से दवा लेते हैं। मतलब इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है, इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है। सिंध हुकूमत से आज एक और उनका तोहफा जो उनका गवर्नमेंट में शामिल है, उसको कराची में बिठा दिया जाए, कराची को मजीद तबाह करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि शायद एक अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग है कराची वाले। ऐसा नहीं है। मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, ये शख्स है जिसकी वजह से आज लोग जो मर रहे हैं, ये गंदा पानी पिलाने वाले मुर्तज़ा साहब हैं, ये बसों में धुएं, सांस की बीमारियां देने वाले मुर्तज़ा साहब हैं। बात यह कि हम मुर्तज़ा साहब को कबूल नहीं करेंगे, हमें अदालत में भी जाना पड़े तो जाएंगे। ये मुर्तज़ा साहब कराची को आके मजीद और ये भत्ता सिस्टम चल पड़ेगा। और एक ये इनके सिस्टम ही है, बिलावल से लेके मुर्तज़ा तक अच्छे फेसेस के अंदर गंदा काम। ठीक है, अली मादिल शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे और उनका ये मौक़िफ़ है कि हम अदालत तक जाएंगे और हम मुर्तज़ा वहाब साहब को किसी सूरत जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मानने वाले नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करने वाले। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हम सब बात वहीं की वही है कि जो कराची के जो बासी हैं या सिंध के जो बासी हैं, वो लोग मुंतज़िर इसी चीज़ के हैं कि हमारे आखिर मसाइल का हल होंगे। जब इनकी आपसी लड़ाई ख़त्म होगी तो इनके मसाइल की तरफ आएंगे। खैर, दुनिया चाँद पर चली गई है, चाँद बल्कि चाँद सितारों से भी आगे निकल गई है, लेकिन जो वतन अजीज़ अगर हम बात करें हमारे बलूचिस्तान की, वहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वही नहीं पूरी हो रही है। आज पीने का साफ पानी जो है वो मिलता नहीं है। सबसे बुरा हाल, अब जिस तरह से इकरा ने कहा, वैसे तो मुल्क में बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनको हम देखें तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन सूबा बलूचिस्तान जो है वो महरूमियों का शिकार है इस हवाले से, जहाँ की 1 करोड़ 23 लाख तकरीबन आबादी है, जो 85% आबादी को तो पीने का साफ पानी मुयसर नहीं आता। बिल्कुल, ये बेसिक एक चीज़ है ना कि आप वो तो उसका हक है एक शहरी का कि उसको पीने का साफ पानी मुयसर हो, लेकिन वहाँ पर 85% जो है वहाँ पे लोग ऐसे उनको पानी ही साफ़ मुयसर नहीं है। और अगर बात करें हम ज़िला बोलान की तहसील भाग नाड़ी की, तो वो बदकिस्मत इलाका है जहाँ की 50,000 आबादी को क़याम पाकिस्तान से अब तक साफ़ पानी मुयसर नहीं है। अच्छा, शहरी और जानवर एक जौहर से पानी पीते हैं यहाँ पर, और 2007 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल के नाम से सूबे में 75 करोड़ रुपए की लागत से 409 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा भी शुरू किया था। ताहम बाद में ये मंसूबा बदउनवानी की नज़र हो गया और पानी की कमियाबी जो है उसके बायस आलूदा पानी के इस्तेमाल से सूबे में हेपेटाइटिस का मरज़ भी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। अगर बात की जाए रवां साल के पहले 6 माह की, तो उसमें हेपेटाइटिस सी और बी के जो है पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा 10,000 के करीब कहा जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों में लाए गए। ये वो हैं जो अस्पतालों में लाए गए हैं, बिल्कुल, जो जिनको पता लग गया कि ये जी इनको ये मसला है और वो अस्पताल पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के जो
आबाई ज़िला लसबेला, उधर भी 1000 अफराद जो है वो हेपेटाइटिस के जो मरज़ है उसमें मुब्तला हो गए। अच्छा, तिब्बी माहिरीन इस पर यह कह रहे हैं कि सूबे में बढ़ते हुए हेपेटाइटिस और पेट के अमराज से बचाव के लिए शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई लग्जरी तो है नहीं कि साफ़ पानी आपके लिए लग्जरी हो, लेकिन उन लोगों के लिए ये लग्जरी है। और ये बेसिक नीड तो रहा ही नहीं शायद वहाँ पर। हम बात करते हैं बेसिक नीड है, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है। बात कर लेंगे तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शहवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सरकारी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान की 85% आबादी को पीने का साफ़ पानी सर मुयसर नहीं है। हुकूमत बलोचिस्तान ये बुनियादी सहूलियात मुहैया करने में क्यों नाकाम है सर? बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। सिर्फ जो टाउन्स हैं बलूचिस्तान में, जो सिटीज़ हैं, जो टाउन्स हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है पाइपलाइन के ज़रिए हम पहुँचाते हैं, वो भी 40-45% से ज़्यादा है। और बलूचिस्तान में दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पर कैनाल्स हैं वहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स वहाँ पर कुछ प्रोवाइड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, कुछ और इंस्टॉल कर रहे हैं। 2 अरब रुपए के हमारे फिल्टर प्लांटेशन इंस्टॉल करने के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, और हम उस ज़रिए से लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं। और पानी की फराहमी के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट का दो बड़े इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस है। एक तो ये है कि हम डैम्स बना रहे, 52 डैम्स तो सिर्फ इस PSDP में हमने रखे हुए हैं 7.7 बिलियन रुपीस के, जिसमें 3.2 बिलियन रुपीस की उसकी एलोकेशन हो गई है। और 56 डैम्स हमारे मुकम्मल हो गए हैं। 205 जो है प्रोजेक्ट जो है अंडर प्रोसेस है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के डैम्स हैं जिससे 8.15 मिलियन एकड़ पानी हमने स्टोर करना है, जो पारानी पानी है। सेकेंडली 9 अरब रुपए ड्रिंकिंग वाटर के लिए बलूचिस्तान में रखे जाते थे, उसमें हमने 300% इजाफा किया है। 9 से 29 अरब रुपए तक हमने उसको बढ़ाया है, 20 अरब का इजाफा। और ये बलूचिस्तान में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्रोविज़न के लिए 20 अरब हमने इजाफा किया है। और ये इंशाल्लाह, मैं ये कथन नहीं कह रहा कि पूरे बलूचिस्तान में फौरी तौर पे पानी सारे लोगों को प्रोविज़न मुमकिन होगी, लेकिन ये कि आप देखें, कमिटमेंट देखें, लेवल देखें कि डैम्स पे भी हमारा फोकस है और 20 अरब रुपए हमने सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए बढ़ा दिए हैं। अच्छा, लियाकत शहवान, हम ज़िला बोलान की तहसील भाग की बात कर रहे थे। वहाँ 50,000 आबादी जो है उसको क़याम पाकिस्तान से अब तक साफ़ पानी ही मुयसर नहीं है, और वहाँ जो शहरी हैं वो और जानवर जो हैं एक जौहर से पानी पीने पर मजबूर हैं। तो क्या हुकूमत ने कोई इकदाम किए हैं, कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाई कि वहाँ के जो लोग हैं उनको साफ़ पानी मुयसर किया जा सके? पहला तो यह कि बोलान डैम ये हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा डैम है बोलान डैम। और फिर उसी के मुजाफात एरियाज़ में बलूचिस्तान का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम नौलांग डैम हम जो है बनाने जा रहे हैं, जिससे 5.5 मेगावाट बिजली भी जो है जनरेट होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में डैम्स बन रहे हैं, डिले एक्शन डैम्स भी हैं, चेक डैम्स भी हैं, बड़े बड़े डैम्स भी हैं। मंगी डैम 70% उसका काम मुकम्मल हो चुका। अरनाई के एरिया में जो है हमारा डैम है बाबरकच डैम, उसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल हो गई। और बुर्ज अजीज़ खान डैम, उसकी फिजिबिलिटी पे काम जारी है। कुछ रिजर्वेशन है नौशकी एरिया के लोगों का, उसको हम एड्रेस करने के बाद वो भी बनाएंगे। एक तो ये है कि डैम्स बन रहे हैं इसी आवाम को पानी फराहम करने के लिए, फॉर इरीगेशन पर्पज़, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़। ये इम्पोर्टेंस है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ दूर दराज एरियाज़ में अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लोग जो है गंदला पानी पीने पे मजबूर रहे हैं। बाग में पानी की प्रोविज़न के लिए वहाँ पर कच्ची प्लेन एरिया हमारा एक प्रोजेक्ट है 2 बिलियन का, उस पे भी काम कर रहे हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी हम लगा रहे हैं। और मैं अगेन ये रिपीट करना चलूँ कि 9 अरब से हमने 29 अरब तक ये जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोविज़न जो हमारे स्कीम है इसमें हमने इजाफा किया। और जाहिर है 20 अरब जब हमने इजाफा किया है तो इसके जो समरात हैं लोगों तक पहुंचेंगे, बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को पानी उसमें मिलेगा। और तहसील बाग पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस वक्त स्पेशल हमने वहाँ पर फोकस किया हुआ है और हम उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। इंशाल्लाह चंद माह में
वहाँ पर जो पीने के पानी का मसला है। ठीक है शवानी, साथ एक और अहम मसला भी है ना, आलूदा पानी के इस्तेमाल से सूबे में हेपेटाइटिस का मरज़ तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। रवां साल के पहले 6 माह की बात की जाए तो हेपेटाइटिस B/C के 10,000 मरीज़ सूबे के अस्पतालों में लाए गए हैं। ये वो लोग हैं कि जिनका डेटा हमारे सामने आया है। उसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई हंगामी हालत नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हंगामी हालात और एमरजेंसी में लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए जो मेजर्स हैं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल इसलिए मुमकिन नहीं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल आप देखें, जो हमारा बजट देखें, जिसका 80% जो है वो नॉन डेवलपमेंट में, तनख्वाहों में, पेंशन में चला जाता है, 20% हार्डली लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें नए स्कूल भी तामीर करने होते हैं, हॉस्पिटल्स भी तामीर करना होता है, डैम्स भी हमने बनाने होते हैं और 43 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें तमाम प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, रोड बनाने होते हैं, ब्रिजेस बनाने होते हैं। इस सूरत हाल में जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 300% बजट में सिर्फ साफ़ पानी की फराहमी के लिए इजाफा, ये हंगामी सूरत हाल, इसको आप डिक्लेयर करें, हमने तो नाम नहीं दिया, अगर इसको आप ये इस्तिलाह पहनाते हैं ये बिल्कुल बेजाना होगा। हम ऑलरेडी हंगामी सूरत हाल आप कह सकते हैं हंगामी तौर पे इक़दाम हम कर रहे हैं। और बजट मैंने आपको बताया, डैम्स यानी 13 मिलियन एकड़ फीट पानी टोटल बारानी हमें साल में हासिल होती है, जिसका 4.85 मिलियन एकड़ फीट पानी सिर्फ 270 डैम्स में स्टोर होती थी। 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी अशरों से ये ज़ाया हो जाती थी। इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा चैलेंज हमने अपने कंधों पे लिया कि हमने 5 साल में 8.15 मिलियन फीट पानी जो है ये हमने स्टोर करना है और उसके लिए हम डैम्स बना रहे हैं। मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली नॉट प्रीवियस गवर्नमेंट्स बल्कि दीगर सूबों से भी अगर आप कंपेयर करके देख लें, हमने तनासुब के लिहाज से जो हमारा बजट है उसके परसेंटेज के लिहाज से जितना हमने फोकस किया, जितना एलोकेशन हमने किया है, शायद न किसी और सूबे ने पास में किसी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान ने किया। साफ पानी की फराहमी में क्या रुकावटें हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? क्या विफाक से भी आप लोग हेल्प कर ले रहे हैं? और अगर बजट की बात की जाए तो इस साल साफ पानी के लिए बजट की कितनी रकम मुख्तस की गई है? बलूचिस्तान गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता दिया 300% इजाफा। फेडरल गवर्नमेंट के भी 4 बिलियन के मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स उनके स्कीमात जो है मुकम्मल हो गए। एक मंगी डैम है वो प्रोसेस में है। फिल्ट्रेशन के साथ साथ 4 बिलियन में डैम्स भी हैं। कुछ इस साल नए डैम्स फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हैं जो बलूचिस्तान के 9 जो पसमानदा इज़ला हैं, जो जुनूबी इज़ला हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए अलहदा से कुछ गिशकोर डैम है, शिंजिक डैम है, कुछ और डेली एक्शन डैम्स भी हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट के भी स्कीमात हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी इस तरफ फोकस रखा हुआ है और इंशाल्लाह ये हमारे प्रोजेक्ट्स, ये डैम्स और जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, ये पानी की प्रोविज़न हम लोगों को पहुंचा रहे हैं, ये सारे स्कीमात जो अडल्ट हैं हम अडल्ट दूर करेंगे। अडल्ट जो है ना, ये है कि बाज़ जगह इनकम्पिटेंसी रही है, करप्शन रहा है, ये वो अडल्ट हैं जो तमाम महकमों को मुतासिर करती रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरह के अडल्ट को दूर किया है, मज़ीद भी दूर कर रहे हैं। इसके अलावा सेंस कम्युनिटी में ये सेंस कि कम्युनिटी बेस पे जो हम ट्यूबवेल नस्ब करते हैं तो लोग जो है उसके बिल के पैसे नहीं देते। यानी अपने पैसों से वाटर टैंकर तो मंगवाते हैं, लेकिन 300-400-500 रुपये एक घर के अगेंस्ट एक बिल आता है, उससे नहीं वो जमा कराते। और फिर या मशीनरी ख़राब हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए पैसे नहीं देते। कम्युनिटी में ये कुछ इश्यूज़ हैं, इसके हवाले से भी अवेयरनेस कैंपेन हम ड्राइव कर रहे हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी आप लोग मैसेज कन्वे किया करें। और कोई मुझे नहीं लगता कि विल हो, आपका दिल हो, आपका इंटेंशन हो, कमिटमेंट हो, डेडिकेशन हो, मुझे नहीं लगता कि कोई और अडल जो है हमें अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने से रोक सकती है, या अवामी खदमत से रोक सकती है, या आवाम तक पानी की फराहमी से रोक सकती है। हाँ, जो मेन हडल है वो वसाइल की लिमिटेशन है, रिसोर्सेज हमारे साथ महदूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि आउट ऑफ द बॉक्स
यानी फेडरल PSDP में जो उन्होंने स्कीमात रखे हैं, PSDP प्लस में भी जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फाइनेंशियली असिस्ट करें, NFC के अलावा भी हमें असिस्ट करें, अपना भी रेवेन्यू जनरेशन हम बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन हमारा बढ़ेगा, तो ये सारे पैसे हमने अपने अवामी की खिदमत के लिए जो है ना अपने खर्च। साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हमजा, वैसे मैं एक हमजा से ब्रेक में भी पूछ रही थी, हमजा क्या तुम्हें साइकिलिंग चलाने का है? साइकिलिंग का शौक तो है, लेकिन हमारी बदकिस्मती अब यह है कि हम अपनी रूटीन की वजह से शायद अब उस फेज से निकल गए हैं कि अब साइकिल भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, वैसे पता है जैसे हॉलैंड का तो पता ही होगा, वहाँ पर तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी हम देखते हैं साइकिलिंग करते हैं वहाँ पर, वज़ीर आज़म साहब ने बताया था। बिल्कुल लेकिन हमने देखा भी है वैसे वहाँ पर हर कोई साइकिलिंग कर रहा होता है और मतलब बड़े शौक से, क्योंकि उनका तो वो काफ़ी फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि वो साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा है। हमारी अपनी भी कोताही है। हाँ, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स हमने देखी है। हमने लाहौर में ख़ास तौर पर लाहौर वियर्स मास्क मुहिम के तहत लिबर्टी चौक गुलबर्ग में साइकिलिंग मुकाबले हुए हैं, जो कमिश्नर लाहौर की जानिब से करवाए गए हैं कि अवाम में जो है ना शऊर उजागर किया जाए मास्क के हवाले से। अच्छा, मास्क पहनने की आगाही मुहिम थी ये, और इसके साथ देखें साइकिलिंग हो रही है और साथ मास्क, चीज़ों को लेकर क्या बात है, दोनों ही कमाल चीज़ें हैं ना। मुकाबलों में बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट ने शिरकत की है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये कमिश्नर साहब भी देखें, मतलब कैप और कमिश्नर साहब लग रहे हैं कि स्पेशलिस्ट हैं, मतलब जो साइकिलिस्ट होते हैं साइकिलिस्ट। इस सिलसिले में लिबर्टी चौक और मेन बुलेवार्ड को मुख्तलिफ बैनर्स और बोर्ड से सजाया गया था। साइकिलिस्ट का कहना था कि इस खेल को फ़रोग देने से कोरोना से निजात मिलेगी, और साथ आपने मास्क लगाया हुआ हो तो क्या ही बात। बिल्कुल, ऐसे इस मौके पर गुफ्तगू भी की है कमिश्नर लाहौर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जी लाहौर वियर्स मास्क मुहिम जो है वो कौमी और बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारों की तहकीक पर मबनी है और प्रोग्राम के तहत शहरियों की आगाही के मुतादिद इवेंट्स भी होंगे अभी, क्योंकि हमने देखा इससे पहले डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई थी मास्क के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि हर घर, मस्जिद, चर्च, मार्केट और पब्लिक मकामात तक मास्क हम पहुँचा रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद मास्क पहनना कोविड बचाव से बेहतरीन हथियार है कि आप बच सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन के बाद भी आपने मास्क नहीं उतार देना भाई। और कमिश्नर लाहौर ने मुकाबलों के फातहीन में शील्ड्स और इनामात भी जो हैं वो तकसीम किए हैं। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया आपने, और एक तो लोग साइकिल चला रहे हैं, साथ मास्क भी पहना हुआ है। सर ये आइडिया किधर से आया, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए जी, आइडिया अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ, साल पहले, 7 साल पहले, बल्कि तकरीबन 1.5 साल हो गया। अगर कभी हमें कोई शख्स किसी मार्केट में हुजूम में मास्क पहना हुआ नजर आता तो हम तशवीश वाली नजरों से देखते थे उसको। मास्क भी अगर किसी ने सर्जिकल मास्क पहना हो जो डॉक्टर पैरामेडिक्स पहनते तो हम अजीब सी नजरों से देखते उस ऐसे शख्स को। अव्वल तो कोई पहनता नहीं, लेकिन अगर किसी ने पहना होता तो आप मुड़ मुड़ के देखते, यार ये कौन है, क्यों चेहरा छुपा रहा है, कहीं टेररिस्ट या कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, ये कोई चोरी तो नहीं करने आया। आज वो माहौल बन चुका है कि अगर किसी ऐसी जगह पर लोगों ने मास्क ना पहना हो तो अजीब सी नजरों से देखते हैं, यार कितना गैर जिम्मेदार आदमी। ये ट्रांजिशन हुई है पिछले 1.5 साल के अंदर। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हम पहले लोगों से कहते थे कि हाथ नहीं मिलाना तो लोग हंसते थे, यार कैसी बात करो, इंसान जब से पैदा हुआ है तब से दुनिया के हर मुल्क में एक दूसरे से मिलने का तरीका ही यही है कि आप पहले हाथ मिलाते हैं और फिर मिलते हैं। उसके बाद कुछ कल्चर्स में गले मिलाना भी बहरहाल शामिल हो गया, लेकिन हाथ मिलाना इनवेरिएबली दुनिया की पूरी सोसाइटीज के अंदर जो है वो पता नहीं कब से शामिल था। अगर आज आपने इंसान को कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाना तो इंसान की जो इंस्टिंक्ट है उसने रेजिस्ट किया कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, हम सारी जिंदगी से हमेशा से हाथ मिलाते आए जी। लेकिन आज आपको लगता है ये शायद हमारा नॉर्म है कि हम हाथ नहीं मिलाते थे जी, और शायद ऐसे ही हम जिंदगी गुजार रहे थे। ये इतनी बड़ी शिफ्ट आई है जी। अच्छा, अब ये सारी की सारी बात जो है देखें, नी जर्क रिएक्शन कंट्रीज का ये था कि कर्फ्यू लगा, और फिर सब लोगों ने रियलाइज किया कि यार कर्फ्यू के बावजूद भी ये फैल रहा है तो कर्फ्यू तो इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर लॉकडाउन मुतारिफ हुए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ। आज पूरी दुनिया में ये रियलाइजेशन है कि ये चीजें बंद करके हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। हमने इंडिविजुअल लेवल पर, हर इंडिविजुअल के लेवल पर अगर हमने एहतियात नहीं की तो ये बीमारी बहरहाल फैलेगी। और वो जो एहतियात है उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो मास्क पहनना।
मास्क पहनना आप जब मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आप एक एहतियात नहीं कर रहे होते, आप एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं देखने वाले को कि मैंने मास्क पहना हुआ है, मैं एक मोहतात आदमी हूँ, मुझे पता है कि बाहर वायरस है, बाहर बीमारी है, बाहर से वायरस मुझे लग सकता है, मुझे हाथ नहीं मिलाओ, मुझे गले नहीं मिला, तो ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये जब आइडिया कहाँ से आया, देखिए आइडिया हमें गेल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स ने और हमारे लम्स के कुछ बच्चों ने एक्सपर्ट्स ने हमसे रब्ता किया कि जी हम एक प्रोजेक्ट इस तरह का कंसीव कर रहे हैं और हमने इसको एक बांग्लादेश की छोटी सी रूरल सेटिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो आप लाहौर में करना चाहेंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका जो पंच लाइन है वो ये है कि मास्क फ्री दे। अब फ्री मास्क लाहौर में देना इतना बड़ा टास्क था कि मुझे पहले तो लगा कि शायद हम ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि यार हम कोशिश तो करके देखें एक बार, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी में जो मुखैर अफराद हैं उनमें कितना पोटेंशियल पॉसिबल है कि क्या वो जो हमारी लो इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उनको मास्क दे सकते हैं। देखिए, मास्क ना पहनने की दो वजूहत हो सकती है, इस वक्त 1.5 साल हो गया है। एक वजह, बहुत कम वजह ये हो सकती है कि लोगों को अभी भी पता नहीं है कि मास्क पहनना जरूरी है। मैं इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करता क्योंकि हमारी मीडिया ने इतना ज्यादा बात को लोगों तक पहुंचाया है, इतना ज़्यादा इस बारे में शोर मचाया है कि अब शायद हर शख्स को पता है कि मास्क पहनना चाहिए, किसी न किसी को उसने मास्क पहने देखा ज़रूर है। और दूसरी जो वजह है, जो शायद ज़्यादा बड़ी वजह है, वो ये हो सकती है कि लोग मास्क अफोर्ड नहीं करते। तो एक मास्क है जेब में रखा हुआ है, जब कोई चेक करने आता है तो जेब से निकाल के पहन लेते हैं, बिकॉज मास्क की इतनी लाइफ नहीं है और हर शख्स जो है वो दिन में 3-4 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस एस्पेक्ट को टैकल करने के लिए हम लोगों ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमने पहले शहर में सर्वे किया कि कहाँ पे लोग जो है वो मास्क कम पहन रहे हैं या मास्क पहनने का रुझान कम है, वहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है। इनिशियली हमारा ये टारगेट नहीं था कि हम पूरे लाहौर में ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा ये ख्याल था कि हम कुछ मास्क इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएंगे और हम फिर उन एरियाज में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ लोग कम मास्क पहनते हैं। और ये सोच के साथ हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया। लेकिन आपको मैं बता के मुझे आपको भी खुशी होगी सुन के, मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इस प्रोजेक्ट की जब इंटरनेशनल बज़ हुई, लोगों ने इसके बारे में सुना, तो हमें अमेरिका के क्लोथिंग स्टोर ने भी 30 मिलियन मास्क देने का अंदिया दिया है, जो कि 3 करोड़ मास्क जब आ जाएगा तो हमारा अब जो प्लान है वो ये है कि हम पूरे के पूरे लाहौर को ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब मास्क आपके घर आएगा ना, उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाएगी, आपको ये लगेगा कि यार मुझे तो मास्क हुकूमत ने भिजवाया है, अब मुझे पहनना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एट द सेम टाइम बहुत सारे हम जब अवेयरनेस फैला रहे होते हैं ना, तो हमारी सिंगल लाइन अवेयरनेस होती है, अखबार में इश्तिहार दे दो, टीवी में TVC दे दो, कोई थोड़े से 2-4 बैनर स्ट्रीमर लगा दो, इसके आगे पीछे हम जाके रुक जाते हैं। सोशल मीडिया हम थोड़ा बहुत टच करते हैं। हमने इस दफ़ा ये किया कि वॉलंटियर्स अपने साथ मिला के हम 2 या 3 लोग शुरू हुए थे, आज मेरे साथ 6-7 पार्टनर्स हैं और रोज़ाना कोई ना कोई हमारे साथ इसमें मजीद पार्टनर बन जाता है वॉलंटियर्स की शक्ल में। मसाजिद में जाके मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, चर्चेज़ में जाके मास्क तकसीम हो रहे हैं। ये जो स्पोर्ट्स का इवेंट था, ये इवेंट अपनी जगह पर मकसद और सिर्फ ये था, वहाँ से हर बच्चे ने अपनी तस्वीर उतार के ये हैशटैग लगाया है लाहौर वेयर्स मास्क। और लाहौर वेयर्स मास्क जो नाम है वो इटसेल्फ एक चैलेंज है दूसरों के लिए कि फैसलाबाद वेयर्स मास्क, कंपटीशन है सर, शहरों के दरमियान कंपटीशन है। जी, एक हेल्दी कंपटीशन है और हमारा टारगेट ये है कि हम इवेंचुअली इसको लाहौर वेयर्स मास्क से कन्वर्ट करके पाकिस्तान वेयर्स मास्क में लेके पहुंचे, ताकि हम सारे के सारे महफूज हो जाए। क्योंकि ये आइडिया था इस पूरी की पूरी कैंपेन को लेके, और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है। हमें अगर आज चौथी लहर से लड़ना है, अगर हमें लॉकडाउन अवॉइड करने हैं, तो हमने ये अवेयरनेस लोगों को देनी है कि आप एहतियात करें। और इस तरीके से अगर आप ये अवेयरनेस देंगे कि लोगों में इसमें नेशनलिज्म भी आ जाए कि यार मैं अपने शहर से मंसूब होकर अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हमने लोगों से, जिसमें वो अपना नाम बताते हैं, अपने शहर का नाम बताते हैं और कहते हैं मैंने तो मास्क पहन लिया है, आपने मास्क पहना है या नहीं पहना। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से वैसे उस्मान साहब आप कोशिशें कर रहे हैं, हम आपकी इन कोशिशों को सराहते भी हैं, लेकिन इस कैंपेन में साइकिलिंग के अलावा और कौन कौन से मुकाबले या इवेंट्स आप लोगों ने मुनक्किद सोचा है कि हम आगे रखेंगे और इनका इनकाद किया जाएगा? देखिए जी, जो नेक्स्ट मैं इवेंट करने लगा हूँ वो लाहौर में ये होगा कि हम जितनी भी स्ट्रीट आर्ट है, हम मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर बच्चों से,
स्कूल कॉलेज के बच्चों से ये मास्क क्यों पहनना है या मास्क के हवाले से पैगामात रिकॉर्ड करवाएंगे, वो मेरी और आपकी मेमोरी में ज़्यादा रह जाएंगे। बैनर स्टीमर लगता है 2-4 दिन के बाद उसे चेंज कर देते हैं। जब किसी दीवार पे लगा हुआ होगा ना तो हमें गुजरते हुए चलते हुए नजर आएगा छोटा सा पैगाम, और बच्चों ने इतने खूबसूरत पैगामात बनाए हैं कि दे आर वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। सम ऑफ दोज पोस्टर्स आर सो इम्प्रेसिव। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो मैसेज दिया है मास्क पहनने का अपनी उन तस्वीरों में, यानी कि अपने ख्यालात को उन्होंने जब इजहार किया पिक्चर्स के अंदर, तो इतना इम्प्रेसिव है कि सम ऑफ दोज विल बी इन आवर मेमोरीज फॉरएवर। वो रह जाएंगे, महफूज रह जाएंगे हमारे दिमागों में। जो भी वहाँ से गुजरेगा देखेगा उसको ये लगेगा कि शायद मुझे वाकई मास्क पहनना ठीक है। कमिश्नर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सारी काविशें की जा रही हैं, आप काविशें कर रहे हैं और गाहे बगाहे हम आपसे बात भी करते रहते हैं उनके हवाले से। आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं? क्या इन काविशों के बाद कुछ ट्रेंड तब्दील हो रहा है? अगर हम अपनी मतलब के इंसानी आंख से देखें तो ये हम देख रहे हैं कि शायद लोग उस तरह से अब SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। इवन मास्क के मामले पे लोग इतने सेंसिटिव नहीं रहे। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे कि हम चौथी लहर का जो खदशा था वो अब हम उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो हमें तो डबल मास्क की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन आपने क्या देखा, ट्रेंड कुछ बदल रहा है, लगा रहे हैं अब लोग मास्क? अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको इस कैंपेन की। ये सरकारी कैंपेन नहीं है। ये आप समझ लें कि हमने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी हैसियत इसमें यह है कि कमिश्नर लाहौर इसको हेड कर रहा है। ठीक है। बाकी हुकूमत की ऑब्वियसली जो NPI की इन्फोर्समेंट है उसके लिए हुकूमत की हमारी इसके अंदर वो एक विल शामिल है। लेकिन इसमें हम इस कैंपेन की खूबसूरती ये है कि हमने इसमें लम्स के बच्चे लिए हुए साथ में, और हमारे पास कुछ और वॉलंटियर्स हैं जो सर्वे करते हैं। जहाँ पर हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद वहाँ जाके इंडिपेंडेंट सर्वे करते हैं। कल मेरे पास लाहौर की 36 जगहों का सर्वे आया है कि वहाँ मास्क पहनने का रुझान कितना है। परसेंटेज टर्म्स में लिखा हुआ है कि 18% है, 20% है, 22% है। और ये इंडिपेंडेंट बच्चे हैं जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने ये कारगुजारी नहीं पेश करनी कि सब अच्छा चल रहा है। उन्होंने मुझे फैक्ट्स लाके हमारे सामने रखने हैं। हम ये साथ साथ जैसे जैसे कैंपेन कर रहे हैं इसको रिव्यू इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके हम सर्वे करते हैं। इंडिपेंडेंट वो बच्चे वहाँ खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जी 2 आउट ऑफ 10 लोगों ने मास्क पहना हुआ है या 3 आउट ऑफ 10 लोगों ने मास्क पहना हुआ है। सो वो हमारे पास साथ साथ सर्वे आ रहा है, साथ साथ उसको हम एग्जामिन करते जा रहे हैं कि हमारा उसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ वन स्टेज इन दिस एक्सरसाइज जब वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑल्सो। जब हमें तमाम लोगों को मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके बाद हम फिर रोक के पूछेंगे कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, बिकॉज वो भी बहरहाल स्टेट की जिम्मेदारी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हम चाहते हैं कि हम सब लोगों पे पहले अवेयरनेस फैला दें, उसके बाद उनको मास्क पहुंचा दें, एंड देन वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। जो हमारा रीइंफोर्समेंट वाला पार्ट है, इस जो पूरा प्रोजेक्ट है ये रिवॉल्व कर रहा है एक फलसफे के गिर्द जिसको हम नॉर्म कहते हैं, NORM। N का मतलब है नो कॉस्ट, O का मतलब है ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, R का मतलब है रीइंफोर्समेंट और M का मतलब है मॉडलिंग। यानी कि नो कॉस्ट मास्क पहुंचा दिया, इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। रीइंफोर्समेंट का मतलब है अगर आपको एडिशनल मास्क चाहिए वो दे दिया, और हम इम्प्लीमेंटेशन भी करवाने आएंगे। और मॉडलिंग से मुराद है आप, मैं, सोसाइटी का छोटा बड़ा कोई मॉडल, कोई एक्टर, कोई स्पोर्ट्समैन, ये सब आपको बता रहे हैं बार बार कि मास्क पहने, बार बार आपको कह रहे हैं कि मास्क पहने। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के ताउन के साथ ये कैंपेन जो है इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, और हम चौथी लहर को न सिर्फ डिफीट करने में, वक्त से पहले डिफीट करने में कामयाब होंगे, बल्कि मुझे ये भी बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अब कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और हमारे लोग वैक्सीनेशन करवाने तक अब एहतियात करेंगे। और एहतियात में जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये स्टेटमेंट है, जब आप मास्क पहन के निकलते हैं तो कोई शख्स आपको हाथ बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इनिशिएटिव है आपका, सवेरे पाकिस्तान को आपने टाइम दिया। और बाकी हमें ये देखना है, और ये बड़ी अच्छी बात है जब कंपटीशन चल रहा हो कि जी के अब ये देखें अगर एक जगह पे अब हम देखें गलियों का कंपटीशन है, तो इस गली के जो लोग हैं वो मास्क पहनते हैं, इस गली के नहीं पहनते, तो ये एक जो हेल्दी कंपटीशन है। आज की बात तो फिर मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि हम लोगों ने करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जो है कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो लिया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो स्टूडेंट सामने आए जिनका वो जिक्र कर रहे थे, वॉलंटियर बेसिस पे जो है वो काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसका कि इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और फिर अपने जो आइडियाज़ हैं वो इंतज़ामिया के साथ शेयर कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे, और दूसरे मैच की हम बात नहीं आपसे कर सके थे, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। हम दूसरा मैच भी वनडे हार गए थे इंग्लैंड से। सीरीज हम हार ही गए थे, सीरीज हम हार चुके हैं। और जो हम पहले बात कर रहे थे जब ये स्क्वाड फाइनल हुआ था कि जी क्या बेन स्टोक्स कप्तान होंगे और 9 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पहले कभी इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेले, तभी हम बात कर रहे थे कि कहीं बहुत बुरी हमारे साथ ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसे ही वैसे बुरी हो गई है। अब खैर पाकिस्तान और इंग्लैंड कल तीसरे वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड की जूनियर टीम से सीरीज़ जो है वो बार बार हम कहते हैं जूनियर्स बी टीम,
2-0 से जो है वो हार चुका है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने हस्बे रिवायत अगले मैच में बेहतरी की तसल्लियाँ भी दी हैं। अच्छा, उन्होंने ये एतराफ़ तो किया है कि बैटिंग के दौरान एक बार फिर अच्छा आगाज़ नहीं मिल सका और यके बाद दीगरे विकेट्स जो हैं वो गिरती चली गई हैं, जिसके सबब कोई मौसर शराकत कायम नहीं हो सकी। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम जिस लाएअमल के साथ खेल रही है ना, इसे किसी भी मेयारी हरीफ को आसानी से शिकस्त देने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अच्छा, वनडे सीरीज़ के हवाले से इंग्लैंड के हाथों जिस तरह इबरतनाक शिकस्त पर अगर बात की जाए तो रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शोएब अख्तर जो है वो टीम इंतज़ामिया पर खूब बरसते हैं और उन्होंने कहा है कि कौन पैसे देकर ऐसी पाकिस्तानी टीम को देखने आएगा, एवरेज बोर्ड से एवरेज टीम ही निकल सकती है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। हमारी बेहतरीन टीम थी, हमारे पास बेस्ट यही था और इंग्लैंड की मजबूरन ये टीम थी और फिर भी हम मैचेस इस तरह से हार गए कि आप हालात देखें कि क्या हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारी बात हुई थी जिस वक्त ये स्क्वाड फाइनल हुआ था इंग्लैंड का और हमने कुछ खदशात का इजहार किया था, वैसा ही हो गया। कितनी अफसोसनाक परफॉर्मेंस है और ये बात है। देखिए जी, सबसे अफसोसनाक और तकलीफदेह चीज़ ये है और जो हैरानकुन और परेशानकुन भी है कि हम ऐसे आम लोग भी अगर जिन खदशात का इजहार कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो भी साबित होते हैं। हम ऐसे लोग भी तो आप देखो किस हद तक मायार नीचे आ गया है, किस हद तक मायार नीचे आ गया कि एक ऐसे हालात, ऐसी चीजें जो स्टूडियोज में बैठे या ग्राउंड में जाने वाले एक आम क्रिकेट शायक को नजर आती हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के फैसला करने वालों को नजर नहीं आती। फैसला करने वालों को नजर नहीं आती। अभी आपने शोएब अख्तर साहब का हवाला दिया और शाहिद अफरीदी साहब का हवाला दिया। मैंने सकलैन मुश्ताक साहब को भी सुना है। अच्छा। वो कह रहे थे कि हमारे बड़े प्लान 8-9 माह हुए हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पर बात करते हुए जुबानें बंद हैं लोगों की। मसला क्या है? सबसे पहला मसला ये है कि पाकिस्तान में खेल के मौके कम हुए हैं। दूसरा मसला ये है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के या जिनको लोग सुनते हैं, वो निचली सतह के मसाइल को जानते ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं है। तीसरा बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम हैं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासी जरूरियात को पाकिस्तान में खेल की जरूरियात से ना वाकिफ हैं और उनके फैसले खेल को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब इस टीम में तो पाकिस्तान की टीम को अगर आप सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस के ऊपर आ जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें इंतजामी मामला उनको छोड़ दें, या पाकिस्तान की टीम ये वाली टीम को इस तरह से हारना चाहिए था, नहीं हारना चाहिए था। शोएब अख्तर साहब कहते हैं में कोई पैसे देकर देखने नहीं आएगा, ये गलत कहते हैं। दुनिया में कहीं भी बाबर आजम खेल रहा होगा लोग उसको देखने के लिए जाएंगे, मोहम्मद रिजवान खेल रहा होगा लोग उसको देखने के लिए जाएंगे, शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे होंगे लोग उसको देखने के लिए जाएंगे, उस्मान कादिर बॉलिंग कर रहे होंगे लोग उनको देखने के लिए जाएंगे। बंदा खुदा, आपकी टीम में सिर्फ 3 बल्ले, इमामुल हक की क्या बुरी कारकर्दगी है वनडे क्रिकेट में? हुआ ये है पाकिस्तान की टीम के साथ कि इस टीम में सिर्फ 3 बल्लेबाज हैं, इमामुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। इमामुल हक ने दोनों मैचेज में अपने ऐसे शॉट्स खेले कि अपने विकेट जाया की। बिल्कुल। फखर जमान तो है, फखर जमान कारकर्दगी के बाद से कभी भी काबिल एतमाद बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए नहीं रही हैं। और बाबर आजम की बात कर ले अगर इमरान, तो बाबर आजम ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया दोनों मैचेस में। हम देखते हैं कि अगर लगता है कि जैसे वो ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड उन्हें कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज क्या, बाबर को बहुत अच्छा गेंद पड़ा था, इस पे अभी बहस हो रही है कि दूसरे वनडे में शायद बहुत ही अच्छा गेंद पड़ गया था। दोनों मर्तबा अच्छा बॉल पड़ा है। ये उन लोगों के बाहर जाकर अब उनको पकड़ के बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया है। और उसके जो दिन है उसके, ये तो ऐसे ही है कि एक बच्चा भी उसके पढ़ने के दिन है और आप उसको काम पे लगा देंगे, तुम उन असि तेन पढ़ा नहीं सकते तो तुम कम कर जाके वर्कशॉप दो। तो बाबर आजम के साथ तो उन्होंने किया, उनको दोनों मैचेस में अच्छे बॉल हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इर्द गिर्द घूमती है? मसला ये हुआ परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ये दोनों परफॉर्म करते, पाकिस्तान की टीम की हालत ये ना होती। उसके साथ सोने पे सुहागा ये है कि आपने उस बंदे को वाइस कप्तान टीम का बना दिया जिसकी खुद टीम में जगह नहीं बनती। आपने उसकी जगह को जस्टिफाई करना है, उसकी जगह को जस्टिफाई करना है। फिर आपने सिलेक्शन में ये किया है, सुहेब मकसूद ने परफॉर्म किया T20 में चंद मैचेस में, उसको डाल दिया आपने वनडे क्रिकेट में। और आपके जो फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसकी सिलेक्शन कमेटी के, वो जो लैपटॉप लेकर बैठते हैं साथ, वो जो कोरोना के
उधर पेश करते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि आपके मिडिल ऑर्डर में है क्या। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की बात, इमरान मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। शादाब की आपने बात कर ली कि हम इतना ऊपर शादाब को ले आते हैं, उससे बेहतर है कि हसन अली के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन जाएगा, उसको फिर आप नीचे ले जाते हैं। खैर, हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा मिडिल ऑर्डर कितना वीक है। हम उमर अकमल से बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं कि जी कि उमर अकमल, तुम्हें तो हम बताएंगे ना कि किस तरीके से तुम्हारा रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं होता, उसको भी हम ज़ाया करने को तैयार हैं। हम अपने मिडिल ऑर्डर पे अभी हमें अगर ज़रूरत थी शुएब मलिक की या हफीज़ की, हम उनको भी खिलाने को तैयार नहीं है। हम किसी जूनियर को सीनियर के साथ खिलाने को तैयार नहीं है कि कहीं पे वो भी ट्रेन ना हो जाए, कहीं उनको पता ना लग जाए कि हमारे कोचेस कितने वीक हैं। जी, फिर आप ये ना कहें कि लोग पाकिस्तान को देखने के लिए आना नहीं चाहते हैं। फिर आप ये ना कहें कि हमारे 5 साल मंसूबा है। वो 5 साल कौन जीता थे जुल्फ के साथ होने तक? आप आज का जवाब दें। आज आप क्या कर रहे हैं? क्या हम जिम्बाब्वे हैं? क्या हम आयरलैंड हैं? क्या हम स्कॉटलैंड हैं? हम पाकिस्तान है यार। हम पाकिस्तान क्रिकेट हैं। टीम अभी कुछ माह पहले तक ये वर्ल्ड T20 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ये ICC की टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में नंबर 1 आई है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। क्या हमको इतने गिरे हुए लोग उसको आप तवीलुल मुद्दती मंसूबे के दें? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोने वाली बात है। आप हफीज, उमर अकमल, शुएब को इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि उनकी हैंडलिंग मुश्किल है। वो कहेंगे सर ऐसा कर रहे हो, ऐसा की कर रहे हो। ये जो लोगों के मास चेक करते, फैट लेवल चेक करते थे, अब इनकी जुबानें क्यों गूंग गई आजम खान और शोएब मकसूद और शकीब खान की टीम में शमूलियत पर? अख्तर, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक वाले की जवाब देना कौम को। वसीम अकरम साहब जो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक नहीं खेलेगा कोई, उस वक्त तक वो परफॉर्म नहीं कर सकता। वो ये कहे ना कि मेरे को कैसे सिलेक्ट कर लिया सिलेक्टर्स ने, वो ये बताएं शकीब खान की वो से उनके लिए बात कर रहे हैं बार बार। उसने क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? आजम ने क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट? ये सारे के सारे अपने जो सियासी स्कोर है ना वो पूरे करते हैं, हकीकत की बात नहीं करते हैं। हकीकत की बात यह कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गई है, आपकी जूनियर क्रिकेट तबाह हो गई है। और ये जो सेलेक्टर्स आपने 6-7 लगा दिए हैं, इनसे कोई पूछे, आज तो दुनिया ढूंढ रही है अब्दुल रज़ाक को, बासित अली को, फैसल इकबाल को और उन जैसे सकलैन मुश्ताक को, मोहम्मद यूसुफ को, खुदारा कोई तो आके बताए पाकिस्तान की क्रिकेट को। आप ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। अब रावी चैन लिख रहा है सब। बिल्कुल, जब आप PCB के साथ हैं तो अब आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं जो खामियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट की वो दूर हो सकेंगी और डोमेस्टिक में 500 विकेटें लेने के बाद भी चांस नहीं मिल रहा होता, उसको भी देखा जाएगा। उम्मीद करेंगे कि क्लीन स्वीप से हम बचें। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।